अस्सलाम वालेकुम बेटा। दहम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कनाया की तारीफ़ के बाद आज हम अगली गज़ल नंबर 3 यानी शायर नंबर 2 जो हैं वो पढ़ेंगे। आपका पेज नंबर 139 है। 139 पेज नंबर क्या आ रहा है? 139 पेज नंबर 139 है आपका। और शायर नंबर 2 आ रहे हैं। शायर नंबर 2 गज़ल के कौन है? अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। कौन है जी? अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। ये क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? जिगर। जब भी हम तशरीह वाला सवाल करेंगे गज़ल का तो हमारी पहली हेडिंग हवाला है शायर, शायर के कलाम हवाला है शायर, यानी आपने लिखना है ये अशार अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की गज़ल नंबर 1 से लिए गए हैं। ठीक है। और फिर साथ ही वलादत 1890 में भारत में पैदा हुए और वफ़ात 1952 में 1952 में हुई है। ये आपने लिखने के बाद फिर शायर के कलाम की खुसूसियात ये हम बेटा रीड आउट करेंगे। तो उसमें से उठाएंगे हले लुगत, शेर के अंदर से मुश्किल अल्फाज के मायनी, मरकज़ी ख्याल यानी सेंट्रल आइडिया क्या था उस शेर का, शायर का मफहूम यानी उस शेर की वजाहत मायनी करके तो आपने वो करनी है। तशरीह आपके पास आ जाएगी, हासिल कलाम आ जाएगा। ठीक है। हासिल कलाम आ जाएगा ये आपके पास, यानी इसमें से अखज़ करना कलाम के बारे में आपकी राय क्या है। इसमें आपके पास बेटा यहाँ पर हम पहला पैराग्राफ है बुक का पेज नंबर 139। इसमें आपके पास ज़ाती हालाती ज़िंदगी हैं कि जिगर मुरादाबादी जो हैं मुरादाबाद में, शहर का नाम क्या है जी? इलाके का नाम मुरादाबाद में डैश में पैदा हुए, भारत में। अब यानी कहने का मतलब है कि जिगर मुराद आबादी, अब जिगर उनका तखल्लुस है। मुराद आबादी अपने नाम के साथ क्यों लगाते हैं? कि वो मुराद आबाद के रहने वाले थे। और मुराद आबाद कहाँ वाक़या है? भारत में। ठीक है। उनके वालिद का नाम डैश था, नज़र अली। उनके वालिद का नाम अली नज़र था। उनके वालिद का नाम क्या था? अली नज़र था। उनके दादा, वालिद, चचा और भाई भी शायर थे, यानी शायरों के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। तमाम तर हज़रात देख लें, वालिद भी, दादा भी, चचा भी और भाई भी शायर थे। जिगर ने डैश तक तालीम हासिल की, मैट्रिक तक तालीम हासिल की। वो आला तालीम याफ्ता ना थे, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, लेकिन डैश ज़बान को बाखूबी जानते थे। किस ज़बान पर अबूर हासिल था? फ़ारसी ज़बान पर अबूर हासिल था। तलाश माश का मतलब है रोज़गार के सिलसिले में वतन से निकले, कहने का मतलब है मुरादाबाद से निकले। और एक तवील मुद्दत तक, तवील अरसे तक, दौरानिए तक आगरा, गोंडा, मैनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और भोपाल में मुकीम रहे। यानी मुख्तलिफ इलाक़ों के नाम हैं जहाँ पर वो रोज़गार के सिलसिले में क़याम पज़ीर है। मुकीम का मतलब है क़याम पज़ीर है। इसी दौरान में उनकी दोस्ती डैश से होगी, यानी उनकी दोस्ती किस शख्स से हुई है? एक मशहूर शायर थे असगर गोंडी से हुई है, असगर गोंडवी से हुई है, जो बाद में रिश्तेदारी में बदल गई, यानी बाद में इनके साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक़ कायम हो गया। शायर के कलाम की खुसूसियात बेटा हम यहाँ से मुख्तसर उठाएंगे, लेकिन फिर वक्त ये सारी पढ़ेंगे। डैश उर्दू के उन शायरों में शामिल है जिनको पढ़ा भी गया और सुना भी गया। जिगर यानी जिगर का शुमार उर्दू के मशहूर शायरों में होता है, जिन्हें लोगों ने ख़ास पढ़ा भी है और उनकी जो शायरी है वो सुनी भी है। फिर नेक्स्ट वन आपके पास आता है, जिगर हुसन की शिदाई थे। हुसन खूबसूरती के डैश थे, शिदाई आशिक थे, यानी खूबसूरती को पसंद करते थे। और जामलियाती दिलो दिमाग रखते थे। जामलियाती खूबसूरती यानी उनके दिल और दिमाग दोनों में रची बसी हुई थी। उनका दिल और दिमाग में खूबसूरती, जमालियात, खूबसूरत को कहते हैं जमाल, और खूबसूरती रची बसी हुई थी। वो एक फितरी शायर थे, कुदरती शायर थे, यानी फितरी तौर पर शायर थे। हसरत, असगर और फ़ानी के साथ उनका शुमार भी उस दौर के बेहतरीन और जदीद गज़लगो शोरा में होता है। कहने का मतलब है उनके यानी अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी के जो हैं वो हम असर शायर कौन थे, हम ज़माना शायर कौन थे, उनके दौर के बेहतरीन शायर कौन थे? तो कौन कौन से हैं? हज़रत मोहानी, असगर गोंडवी और फ़ानी, ये उनके दौर के बेहतरीन शायर थे। और इन्हीं शायरों की तरह जिगर को भी शोहरत हासिल थी और जदीद गज़लगो शायर थे। ठीक है। जदीद गज़लगो शायर थे। इनकी शायरी जज्बात और एहसासात की शायरी है, यानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी करती है इनकी शायरी। अगरचे इनके यहाँ फ़लसफ़ियाना ख़यालात का मतलब आपके पास आएगा दानाई की बातें, दानाई के ख़यालात, इल्म हिकमत के ख़यालात और तसव्वुफ़ भी पाया जाता है। तसव्वुफ़ से मुराद सूफ़ियाना ख़यालात पाए जाते हैं, यानी दुनिया से किनारा कशी करके सिर्फ़ अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह को
पाना, ठीक है। लेकिन वो खालिस हुस्न व इश्क और जवानी के शायर थे। कौन खालिस हुस्न व इश्क, हुस्न खूबसूरती, इश्क मोहब्बत और जवानी के शायर थे, यानी जो एहसासात और जज्बात जो जवानों के हैं उसकी अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। उनकी गज़लों में गनायत का मतलब है मौसीकियत से भरपूर थी, यानी उनकी गज़लों में मौसीकियत या तरन्नुम पाया जाता है, नगमगी पाई जाती है। वो मुशायरों में मुशायरों में मसहूर कुन सहर ज़दा अंदाज में, यानी मुशायरों में शरीक होते थे, अपनी गज़लें तरन्नुम से पढ़ते थे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों पर एक सहर सा तारी हो जाता था। मसहूर कुन सहरज़दा अंदाज में गज़ल पढ़ते थे और सब पर छा जाते थे, यानी पूरे मुशायरे को अपनी गज़ल पढ़कर सुनाकर खूबसूरत अंदाज में लूट लेते थे। उनके यहाँ कनूतियत का मतलब क्या है जी बेटा? नाउमीदी। कनूतियत का क्या मतलब है? नाउमीदी नहीं पाई जाती, बल्कि यानी उनकी शायरी को पढ़कर इंसान नाउमीद नहीं होता, इंसान मायूस नहीं होता, बल्कि निशात और उम्मीद झलकती है। निशात खुशी और उम्मीद झलकती है, यानी शायरी को पढ़कर इंसान मायूस होने की बजाय एक आस या उम्मीद पैदा होती है, खुशी होती है और इंसान में के एहसासात और जज्बात में हलचल मचलती है कुछ करने को। ये ब्लैंक है बोर्ड की कि डैश की के यहाँ कनूतियत नहीं बल्कि निशात और उम्मीद झलकती है, डैश के यहाँ जिगर के यहाँ। वो एक दरवेश इंसान थे तो तभी तो तसव्वुफ़ के मौज़ूआत को भी खूबसूरती से बयान किया अपनी शायरी में। यही कैफियत उनकी शायरी में मौजूद है। तसनीफ़ कौन कौन सी तहरीर की हैं बेटा? शोलाए तूर, जज्बात जिगर, तख़य्युलात जिगर, नग़मात जिगर, दर्द जिगर, आतिश गुल। एक आतिश गुल के साथ जिगर नहीं है, बाकी सब किताबों के साथ आतिश गुल और शोलाए तूर, ये दो किताबें अच्छी तरह याद रखनी है, बाकी सब के साथ उनका तखल्लुस लगा हुआ है, मुश्किल आपको नहीं होगी। हम कलाम की खुसूसियात सीधा पॉइंट्स उठाएंगे कि जिगर उर्दू के नामवर शायर हैं जिन्हें पढ़ा और सुना गया, ठीक है। अच्छा, वो एक फ़ितरी शायर है और उनका शुमार अपने दौर के बेहतरीन गज़ल गो शायरों में होता है। दूसरा पॉइंट, वो एहसासात और जज्बात की शायरी करते हैं। उनके यहाँ फ़लसफ़ियाना ख़यालात और तसव्वुफ़ पाया जाता है, मगर वो खालिस हुस्न व इश्क और जवानी के शायर हैं। उनकी गज़लों में मौसीकियत पाई जाती है। उनके यहाँ कनूतियत नहीं बल्कि निशात और उम्मीद झलकती है। बस ये आपके पास 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा? रिवाइज़ कर दें कि जिगर उर्दू के नामवर शोरा हैं जिन्हें पढ़ा और सुना गया, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो एक फ़ितरी शायर है और उनका शुमार अपने दौर के बेहतरीन और जदीद गज़ल को शोरा में होता है। तीसरा पॉइंट है जी उनकी शायरी एहसासात और जज्बात की शायरी है। चौथा पॉइंट, उनके यहाँ फ़लसफ़ियाना ख़यालात और तसव्वुफ़ भी पाया जाता है, लेकिन वो खालिस हुस्न व इश्क और जवानी के शायर हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है उनकी गज़लों में गानियत मौसीकियत से भरपूर है और उनके यहाँ कनूतियत नहीं बल्कि निशात और उम्मीद झलकती है। ये 5 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे। और तसनीफ़ की हेडिंग आप गज़ल पढ़ लेती हूँ। गज़ल आपके पास है जी पेज नंबर 140, इस पे गज़ल नई बुक का गज़ल आपके पास है। किसी सूरत नमूदे सोज़े पिन्हानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्रे इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइस, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। नेक्स्ट वन पेज नंबर 141 आपके पास आ रहा है। जिसे रौनक तेरे कदमों ने देकर छीन ली रौनक, वो लाख आबाद हो उस घर की वीरानी नहीं जाती। नहीं मालूम किस आलम में हुस्ने यार देखा था, कोई आलम हो लेकिन दिल की हैरानी नहीं जाती। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुज़रता है कि आंसू खुश्क हो जाते हैं तो ग़यानी नहीं जाती। जिगर वो भी जे सरतापा मोहब्बत ही मोहब्बत हैं, मगर उनकी मोहब्बत साफ पहचानी नहीं जाती। बेटा यहाँ पर आपके पास अगर आप गौर करें तो ये गज़ल लिखने के लिए रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी होती है। यहाँ पर आपके पास देख लें नहीं जाती, अच्छी तरह आपने याद रखना है। नहीं जाती देखें
آپ کے تقریباً ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے. اور یہاں پر یہ اگر آپ دیکھیں پنہانی اور تابانی، انسانی، پہچانی، مانی، یہ ہم آواز لفظ ہیں. یہ ہم آواز لفظ کیا ہیں؟ قافیہ ہیں. اور نہیں جاتی قافیہ کے بعد ایک لفظ جو بار بار بغیر کسی تبدیلی کے دہرایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس دیکھیں اس کا پہلا شعر ہے اور پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، تو گویا یہ شعر غزل کا مطلع ہے. مطلع کے بعد یہاں پر دوسرا شعر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انسانی، پہچانی، نہیں جاتی دونوں مصروں میں ہیں. تو یعنی ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع آئے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی ایسی غزل جس میں دو مطلع ہوں تو پہلا مطلع کہلائے گا اور دوسرا حسن مطلع کہلائے گا یا مطلع ثانی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ون ہے جی آپ کے پاس یہاں پر ان کا یہاں یہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے آخری شعر بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ شعر کیا ہے؟ مقطع. کیوں کہا یہ مقطع ہے؟ کیونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا مختصر نام جگر استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہ شعر مقطع ہے. اور یہ ان کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ دیوان جگر سے. یہ بیٹا اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. آپ نے یہ جو میں نے بلینکس تھوڑی سی آخر میں بتائی ہیں ان کو بھی ساتھ یہاں پر مقطع کی ہیڈنگ دے دیں، تخلص کی ہیڈنگ دے دیں، آخری شعر دے دیں. اس کو اچھی طرح ریوائز کرنا ہے.